हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप में स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब वो जो जानना चाहता है कि भोजन जो है पादप किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जीव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित का मतलब है कि जब आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को खुद बनाते हैं, खुद निर्माण करते हैं, वो संश्लेषण कहलाता है। किसी चीज को एनालिसिस करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को बनाना, ये स्वपोषण कहलाता है। ये खुद बना के खुद ग्रहण करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे पादप जो स्वयं भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु एवं अधिकतर ऐसे जीव हैं जो खुद भोजन न बनाते हुए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, या दो जो खुद बनाते हैं भोजन उन लोगों का भोजन वो लेते हैं, तो विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। अब पहली कंफ्यूज है, अब वो जानना चाह रही हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। बिल्कुल। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब जो आपने पहले भी अगर किसी के द्वारा सुना होगा या अपने आसपास समझा होगा किसी से, तो बिल्कुल आपको ये शब्द पता होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन इसके विस्तार से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां खाद्य की, तो वो पत्तियां ही होती हैं। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मुझे जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। कोशिकाएं, मैं आपको ये छोटा सा ब्लॉक है, ये पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आपने देखा होगा बच्चों कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं। इसी प्रकार सजीवों द्वारा सूक्ष्म इकाइयां शरीर की बनती है कोशिका से। कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक संपूर्ण संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आपको यहाँ पर जो ये शब्द है, पहला कोशिका, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा केंद्रक और चौथा कोशिका द्रव, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपने कभी बच्चों प्याज छीला होगा तो प्याज की जिस तरह से झिल्ली निकलती है, आप एक तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि वही एक कोशिका है। एक बड़ा सा प्याज है, उसमें से जब हम एक पतली सी झिल्ली निकालते हैं तो मान लीजिए कि एक बड़े से प्याज की वो एक झिल्ली ही, वो एक परत ही एक कोशिका है। और उसी में उसी पूरी परत में जो कोने हैं उसके, उसकी जितनी भी हम आर पार देख सकते हैं, उस पूरा एक कोशिका झिल्ली है और उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, वहां हम उसको केंद्रक बोलेंगे। और वो जो गीला गीला रहता है प्याज का, वो कोशिका द्रव्य। तो आप उसको इमेजिन करके उस कोशिका को समझ सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जहां हमने ये बताया है कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं और वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो आती जाती है। अब जो ये छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनको हम रंध्र कहते हैं। उनका नाम स्ट्रोमेटा या रंध्र कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं अगर हम समझें तो उस तरीके की नलियां होती हैं पत्तियों में भी, और जो तना होता है उनमें पतली पतली, जिस तरीके से हम अपने शरीर की नसें समझते हैं उसी तरीके से हम पत्तियों की उन पतली पतली नलिकाओं को वाहिकाएं बोलेंगे। हमारी नसों की तरह ही होती हैं। तो ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां फैली होती है। पोषकों को
पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये सभी वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब पहली ये जानना चाह रही हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए इसका आंसर हम आगे पढ़ते हैं कि पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी होती हैं, और वो हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हिंदी में वर्णक कहते हैं, और वो पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। तो ये बच्चों हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियाँ में कौन-सा वर्णक पाया जाता है, कौन-सा पिगमेंट पाया जाता है? तो हम उसका नाम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में करते हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण के लिए हमें सूर्य से क्या-क्या मिलता है? सूर्य के साथ-साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये सब की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया बनी हुई है जिसमें हमने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जहाँ हमें सूर्य का प्रकाश और पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो जब मिलता है तो हम कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं और ऑक्सीजन, और यही हमें पत्तियाँ या पौधे या पादप हमें देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में इसलिए इसे किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्योंकि सिंथेसाइज़ कब हो रहा है? जब प्रकाश प्रेज़ेंस होता है। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये सभी मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। अब इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करना, पादपों में खाद्य रूप में संचित होना। अच्छा, इसे सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जिस तरह हमें घर में गैस की ज़रूरत होती है, इसी तरह पादपों को सूर्य की ज़रूरत होती है, और पादपों को ही नहीं, ब्रह्मांड में सभी सजीवों को इस सूर्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसकी आवश्यकता होती है। इसके बिना कल्पना करना असंभव है। अब मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि हम सभी मानव जाति सिर्फ ऑक्सीजन के आधार पर ही निर्मित हैं। सर्वप्रथम पदार्थ में। अब प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके लिए अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब इस प्रकरण में ऑक्सीजन निर्मुक्त हुई है जो हमारे लिए जीवन उपयोगी है। कार्बोहाइड्रेट में पत्तियों में एक मंड यानी कि स्टार्च जिसे हम बोलते हैं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र में हम समझ सकते हैं कि किस तरह पत्तियों की स्टोमेटा हम देख पाएँगे और किस तरह पत्तियों में स्टोमेटा काम करता है, और ये सभी सतत रूप से बनने का मतलब है कि जिस आपने बचपन में या कभी भी एक गेम आता है जिसमें हम किसी भी, जैसे मान लीजिए ऊपर चूहा बना होता है, बीच में रास्ता बना होता है, भूल भुलैया वाला, और आखिरी में बिल होता है, तो हम चूहे को उसके बिल तक पहुँचाते हैं उस रास्ते से होते हुए। तो हमें वो रास्ता ढूँढना होता है ना कि सतत रास्ता कौन-सा है कंटिन्यू, कहीं भी काट नहीं होना चाहिए, बीच में लाइन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमारी कोशिकाएँ, पत्तियाँ इन सभी में इस तरीके से निर्मित हैं कि वो सीधे-सीधे एक लाइन बनी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को पहुँचाने में की जाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग हरे, जैसे हरी तनी, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। पत्तियां शल्क का मतलब है कि आपने एलोवेरा देखा होगा, तो एलोवेरा का जो शेप है वो एक नुकीलादार है, ताकि पत्तियाँ अगर ज़्यादा चौड़ी होंगी तो उनसे ज़्यादा फैली हुई होंगी तो उनसे वाष्पोत्सर्जन जल्दी होगा और वो जीवित रहने के लिए सक्षम नहीं हो पाएँगी मरुस्थल में। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर जितने भी पेड़-पौधे होते हैं वो नुकीले होते हैं या काँटेदार होते हैं, जिससे वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए इस चित्र में स्टोमेटा बताया गया है यहाँ पर, और इसके रंध्र बताए गए हैं, हाँ? यहीं पर ये भोजन बनने की प्रक्रिया होती है। अब आगे हम क्रियाकलाप 1.1 के बारे में बात करते हैं। एक ही प्रकार के पादपों में के 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार में रखिए और दूसरे को सूर्य प्रकाश में रखिए। ये एक प्रक्रिया ज़रूर कीजिएगा बच्चों। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। क्या आप लोग जानते हैं? कक्षा 6 में हमने जो अवलोकन किया था? ठीक है, उस गमले को जिसने आपने अंधकार में रखा है उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए और नोट कीजिए क्या आप पाते हैं। तो देखिए इसमें उत्तर लिखा है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब, ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी कोई जैसे पादप देखे होंगे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना
कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिनके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, मैं एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूँगी शैवालों के बारे में कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो आप जगह-जगह इन शैवालों को देख सकते हैं। आम भाषा में हम इन्हें काई कहते हैं। ये हरे रंग की होती है, कहीं भी बन जाती है, हमारी छतों पर, दीवारों पर, कहीं भी जहाँ नमी होती है, और ये ऑक्सीजन के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है? और ये इसके बिना मतलब बहुत अकल्पनीय है। अगर धीरे-धीरे इकाई खत्म होती जा रही है, जैसे-जैसे प्रदूषण हो रहा है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि पादपों में पोषण की और कौन-सी विधियाँ होती हैं। तो हमने बात की थी विषमपोषी के बारे में, अभी तक हम बात कर रहे थे स्वयंपोषी जो पादप होते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि जो स्वपोषी होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं विषमपोषी प्रणाली की, तो वो कैसे होती है? कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं? तो वे मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ निर्मित करते हैं, जिन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। आपको एक वृक्ष के तने शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमर बेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित का मतलब होता है जो भी बेल जिस पेड़ पे लिपटी है, जिस जगह लिपटी है, वो उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। इन्हें आरोहित बोलते हैं। और ज़्यादातर ये केस आप बेलों में देख सकते हैं, या ऐसे पेड़ों पर अन्य पादप पाए जाते हैं, तो वो भी विषमपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से ही प्राप्त करते हैं, ये आरोहित होते हैं। पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तथा इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर 2 नामों को पढ़ा है, एक तो परपोषी, दूसरा परजीवी। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ये आपको दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, परपोषी, परजीवी, ये दोनों अलग-अलग शब्द हैं। देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ, परपोषी कौन-से जीव होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए अमरबेल, अमरबेल जो है वो एक पेड़ पे या एक दूसरी इस पे लपटी है, तो वो परपोषी कहलाएगी, है ना? अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तो अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जो जिस पर निर्भर है वो परपोषी कहलाएगा, और जो निर्भर है जैसे अमरबेल, तो वो परजीवी कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं कि अब पहेली जो है ये जानना चाह रही है, क्या रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू जो ये क्या है? परजीवी? बिल्कुल। देखिए, ये सब क्या करते हैं? मच्छर, खटमल, जू जो कि हमारे शरीर से रक्त को संचित करके खुद भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाएँ? अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और पचा जाते हैं। अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसकी जो संरचना होती है, ये घट के समान होती है, और पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाते हैं। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, जो नीचे की ओर ढल के होते हैं, अधोमुखी होते हैं, है ना? अब देखिए, मैं इसे आप चित्र में समझेंगे तो जल्दी समझ पाएँगे। जैसे ये जो है, ये वाला हिस्सा, है ना? यहाँ पर ये जेल लगा होता है, खुशबूदार, आकर्षण वाला। तो जब भी कोई कीट होता है, तो वो क्या करता है? वो यहाँ आकर बैठता है, और जैसे ही वो यहाँ बैठता है, उससे आकर्षित होके, तो ये जो ढक्कन होता है, ये तुरंत इस पर लग जाता है, और वो कीट इसके अंदर चला जाता है, ठीक है? इसे हम घटपर्णी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट जो भक्षण करते हैं, कीट भक्षी, वो उसका उदाहरण दीजिए, है ना? तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है घटपर्णी। अब हम बात करते हैं मृतजीवी के बारे में। अब मृतजीवी आपने देखा होगा कि मशरूम के बारे में आपने सुना होगा कि मशरूम जो होते हैं, वो आपने बारिश के दिनों में आप देखेंगे भी कि मशरूम आपको जगह-जगह छतरीनुमा कहीं पेड़ पर, कहीं किसी ऐसी जगहों पर बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई छतरी हो, अम्ब्रेला की तरह ज़मीन में होते हैं। आजकल बहुत चलन चला है, अच्छे मशरूम की खेती की जाती है, उनको खाया जाता है, ठीक है? हम यहाँ बात कर रहे हैं मृत जीवों के बारे में। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ हैं। उनकी डायरेक्ट ये नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें एक जीवाणु की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है, वो नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित करता है और मृदा को स्वस्थ बनाता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए इनकी फलीदार जो पादप हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम, इनकी जो फलीदार पादप हैं, ये जड़ों में
एक प्रकार की गठानें पाई जाती हैं, उनमें नाइट्रोजन राइजोबियम पाया जाता है और यही राइजोबियम नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। चलिए, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी स्वपोषी वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये भोजन किस प्रकार बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना, उनके रंध्रों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद स्वपोषी के बाद होता है विषमपोषी। विषमपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला परपोषी, कीटभक्षी, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कवक। ठीक है, आइए, आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए अथवा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इसका ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। चलिए, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर है विज्ञान का, कक्षा 7 का। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, कक्षा 7 का। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।